हेलो फ्रेंड्स। निमोनिया आज का जो टॉपिक है वो है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर शहनाज आपको निमोनिया के बारे में बहुत अच्छे से पूरी डिटेल समझाऊंगी। वीडियो जरूर एंड तक देखिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों कि मैं आपको एक एक चीज अच्छे से समझा सकूं, ताकि आपको अगर इनमें से कोई भी परेशानी हो रही है तो आप खुद समझ जाइए कि ये आपको लक्षण है निमोनिया के, और आप फौरन अपने डॉक्टर से मिलिए। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो निमोनिया हमारे लंग की डिजीज है, यानी हमारे लंग में, फेफड़ों में कहीं पे इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसे हम निमोनिया कहते हैं। अब दोस्तों, कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो। खासतौर से बैक्टीरिया और वायरस इसके कारण बनते हैं, लेकिन कई बार दोस्तों जो कारण है वो फंगस भी होते हैं, और कई बार हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया भी देखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए, जो लंग्स हैं, यानी कि हमारे दो लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट। अगर किसी एक लंग में हमें इन्फेक्शन हो रहा है या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, और किसी एक लोब में, पर्टिकुलर लोब में हो रहा है, तो उसे हम लोबर निमोनिया कहते हैं। और अगर दोनों लंग में या किसी एक लंग में लेकिन पूरे पार्ट में कहीं भी हो रहा है, तो उसे हम ब्रोंकियल निमोनिया कहते हैं। दोस्तों, ये जो निमोनिया है ये खास तौर से आपके एल्वियोली यानी कि एयर सैक्स में पाए जाते हैं। एयर सैक्स यानी एल्वियोली का काम होता है, जब हम सांस लेते हैं, यानी कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा जो लंग है वो फूल जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो जो हमारे लंग्स है वो सिकुड़ जाते हैं। इस तरह से हमारा लंग काम करता रहता है। सांस लेने पे हमारे लंग्स फूल जाते हैं, सांस छोड़ने पे हमारे लंग्स सिकुड़ जाते हैं। तो ये जो फूलना और सिकुड़ना ये चलता रहता है टाइम टू टाइम, और हम नॉर्मली ब्रीदिंग करते रहते हैं। लेकिन यही जो लोब्स हैं, ये जो एल्वियोली हैं, इनमें कहीं पर भी अगर आपको इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो रहा है, यानी वहां पर एयर की जगह, हवा की जगह आपको कोई पस, म्यूकस यानी बलगम, या फ्लूइड यानी कि कोई तरल पदार्थ यानी कि पानी वगैरह अगर वहां पे इकट्ठा हो जा रहा है, तो सांस लेने की जो क्षमता होती है, जो नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, उसमें दिक्कत आना शुरू हो जाती है, और आप सांस अच्छे से नहीं ले पाते हो। आपके चेस्ट पेन रहने लगता है, चाहे एक साइड या दोनों साइड, तो उसको हम निमोनिया कहते हैं। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात आती है कि इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, इसका क्यों हुआ निमोनिया। कल तक तो आप एकदम ठीक थे, आज अचानक से आपको निमोनिया कैसे हो गया? तो जो सबसे पहला कॉज बनता है, कारण बनता है, वो बैक्टीरियल निमोनिया होता है। यानी किसी भी बैक्टीरिया, खासतौर से स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या किसी वायरस की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका कॉमन कोल्ड वायरस हो, या आपका कोई भी आपका कोरोना वायरस भी रीजन बन सकता है इसका, या साथ ही साथ आपका रीजन बन सकता है इसका ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस यानी कि फ्लू वायरस। तो ये जो है ये आपके कारण बन सकते हैं कि आपके जो हेल्दी लंग्स हैं, एल्वियोली यानी एयर सैक्स हैं, वहां पे ये वायरस जाकर के अपना इन्फेक्शन करता है और इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल लंग्स हैं वो वर्क नहीं कर पाते हैं, आपको दिक्कत आने लगती है, जिसकी वजह से आपको निमोनिया हो जाता है। जो थर्ड रीजन है दोस्तों वो है फंगस। अब चाहे कोई सॉइल हो, मिट्टी हो, या कोई आपका बर्ड ड्रॉपलेट्स हो, किसी भी कारण से आपके लंग्स में वो गंदगी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वहां पे वो निमोनिया बना देता है। चौथा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। आप एकदम हेल्दी थे, बस आप डॉक्टर को विजिट करने गए थे, आपको निमोनिया नहीं था, बट ये है कि वहां पे किसी को निमोनिया था, जिसने कि छींका या खांसी किया, या आप उसके कांटेक्ट में आए, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए, तो वो जो इन्फेक्शन था, वो जो वायरस था या बैक्टीरिया था, वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू आपके अंदर एंटर कर गया और आपको भी निमोनिया हो गया। तो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया कहलाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले जो आपका निमोनिया का सिम्टम है वो है फीवर, बुखार होना, तेज बुखार होना, 104 या उससे ज्यादा फ़ारेनहाइट फीवर होना, बहुत ज्यादा ठंड लगना, कपकपी होना, और साथ ही साथ आपको बलगम भी आ सकता है या सूखी खांसी हो सकती है, बलगमी या सूखी खांसी। इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है आपको, और इसके अलावा कई बार दोस्तों आपका जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, नॉर्मल से ज्यादा होता है, और सांस लेने में आपको सांस फूलती है आपकी। और दोस्तों, जो इसके अलावा आपको सिम्टम दिखाई दे सकते हैं
वो हो सकते हैं आपको हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, भूख नहीं लगना, और साथ ही साथ कमजोरी होना, या आपकी पसली चलना, या तो फिर आपको बहुत ज्यादा बॉडी एक होना, बदन में दर्द होना। और कई बार देखा जाता है दोस्तों कि ऐसे में आपका जो सैचुरेशन लेवल है यानी ऑक्सीजन लेवल है वो भी काफी ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली 98, 99 या 100% आपका ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, लेकिन आपको निमोनिया की कंडीशन में 92, 90 या 91 के आसपास या उससे भी कम आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो पहुंच जाता है। नर्वसनेस और लो ब्लड प्रेशर की भी शिकायत आपको दिखाई देती है। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कितनी तरह के निमोनिया होते हैं। तो दोस्तों निमोनिया आपके 4 तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, यानी आप हेल्दी थे, आपको कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं थी, लेकिन आप हॉस्पिटल विजिट करने गए और वहां से आपको इन्फेक्शन लग गया, वो चाहे आपका बैक्टीरियल के थ्रू हुआ हो या वायरस के थ्रू हुआ हो, और आपको भी निमोनिया हो गया। दूसरा होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, जिसमें कि आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में, आपके कम्युनिटी में किसी को निमोनिया था, इन्फेक्शन था निमोनिया का, आप उसके कांटेक्ट में आए और ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसका इन्फेक्शन आपके अंदर एंटर कर गया और आपको भी उसने निमोनिया बना दिया आपके शरीर में। जो तीसरा होता है दोस्तों वो है वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया। दोस्तों जब पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है तो उसको एक नलकी डाली जाती है। जब वो नलकी डाली जाती है, आपको निमोनिया नहीं था, लेकिन उस नलकी के थ्रू आपको इन्फेक्शन पहुंच गया, निमोनिया का बैक्टीरिया वायरस आपके बॉडी में एंटर कर गया और आपके लंग में इन्फेक्शन पैदा कर दिया उसने और आपको भी निमोनिया हो गया। तो ये वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया होता है। और जो फोर्थ होता है दोस्तों वो होता है एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया खासतौर से उन लोगों में पाया जाता है जो पैरालाइज पेशेंट है या सीनियर सिटीजन है या बच्चे हैं, जो कि जैसे कि आपने बच्चों को कुछ खिला पिला करके लिटाया और अचानक से उसमें सांस लिया या खाना जो भी खाया वो खाने की नलकी में यानी कि फूड पाइप में न जा करके वो आपके एयर पाइप में चला गया, विंड पाइप में चला गया, ट्रैकिया में चला गया और वहां पे जाकर के वो लंग में स्टक कर गया, अटक गया और फिर वहां पे उसने इन्फेक्शन पैदा कर दिया। पैरालाइज पेशेंट में भी वो खुद से नहीं खा पाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि वो फूड पाइप में खाना ना जा करके, पानी ना जा करके आपके विंड पाइप में चला जाता है, जहां पे वो जाके इन्फेक्शन कर देता है और आपको निमोनिया हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर आपको क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो इन्वेस्टिगेशन है वो है आपका चेस्ट एक्सरे, सबसे इंपॉर्टेंट आपका डायग्नोस्टिक है। उसके अलावा दोस्तों आपको ब्लड कल्चर करा लेना चाहिए, स्पूटम कल्चर करा लेना चाहिए, साथ में सीबीसी और सीआरपी कराना चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपको सीटी स्कैन, एचआरसीटी वगैरह जरूर से करा लेना चाहिए। फ्लूइड सैंपल आपको भेजना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको कोई और भी दिक्कत परेशानी है तो आप अपना उससे रिलेटेड भी अपना जांच वगैरह डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं कराने के लिए, तो वो चीजें आपको जरूर से अपनी रूटीन में करा लेना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक कर सकते हैं, यानी कि जो आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं उस हिसाब से ट्रीटमेंट करिए। सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोज करेंगे कि जो कॉज है वो बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है, उसके हिसाब से आपको एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल या एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलेगा। जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है, 500 mg ओडी दे सकते हैं डॉक्टर। साथ ही साथ आपको कई बार डॉक्टर ओफ्लॉक्स, ओजेड वगैरह के एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, या तो फिर आपको अगर बहुत ही अच्छी हाई डोज एंटीबायोटिक देना पड़े तो सेफ्टम वगैरह 500 mg बीडी दिया जा सकता है आपको। और दोस्तों कई बार आपको साथ में ऑगमेंटिन सीवी यानी कि जो आपका ऑगमेंटिन पोटेशियम क्लेवनेट के साथ चलाया जा सकता है बीडी डोज में 625 mg। फीवर है तो आपको पैरासिटामोल 650 mg टीडीएस या क्यूआईडी में चलाना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको विटामिन सी की टैबलेट्स इसके अच्छे एब्जॉर्प्शन के लिए, मेडिसिन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओडी डोज में आपको अपनी इम्यूनिटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, जिसके लिए आप यूनानी मेडिसिन खमीरा मरवारीद का इस्तेमाल कर सकते हो। 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम में ले सकते हो। एंटी आपको दिया जा सकता है, जैसे कि एंटी एसिड में आपको रेडिप्राजोल या तो फिर आपको पेंटोसिड डेम्प्राडोल के साथ लेना चाहिए। खासतौर से मील्स से यानी कि खाने से आधे घंटे पहले लेना चाहिए। आपको मल्टीविटामिन वगैरह सिरप A to Z या कैप्सूल A to Z, या तो फिर आपको कोई भी अच्छी लाइकोपिन कैप्सूल्स वगैरह भी ओडी डोज में लेते रहना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों आपको अगर वॉमिटिंग वगैरह हो रही है तो डॉक्टर आपको रिलीफ नहीं मिलने पे आईवी एंटीबायोटिक और आईवी इंजेक्शंस वगैरह का भी
हेल्प ले सकते हैं, जिसमें कि आपको मोनोसेफ का टेस्ट डोज देने के बाद 1 ग्राम बीडी या 2 ग्राम ओडी आपको इंजेक्शन लगाया जा सकता है। हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा आपको ख्याल रखना है, जिसमें कि आपको गुनगुना पानी जरूर से दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीते रहना है। कोकोनट वाटर आपको जरूर से लेना है, नारियल पानी का इस्तेमाल करना है। जूसेस वगैरह का आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। दोस्तों जूसेस आप कभी भी ठंडा फ्रिज का निकाला हुआ नहीं लोगे, सादा जूस आप जरूर से पीते रहिए और अपने आप को हाइड्रेट रखिए। इसके अलावा दोस्तों आपको जो काढ़ा है, जैसे कि आपको नींबू उसका काढ़ा बना करके ले सकते हो, जैसे कि हनी वगैरह और जिंजर टर्मेरिक का, लेमन वगैरह का आप उसमें काढ़ा बना करके ले सकते हो। आपको कॉफी का इंटेक ज्यादा रखना है और साथ में साथ आप जिंजर टी वगैरह का ले सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। अदरक की चाय ले सकते हो और हल्दी वाला दूध वगैरह ले सकते हो। और दोस्तों आपको जो ध्यान रखना है यहाँ पर वो ये कि आप कहीं भी इन्फेक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे, अपने बेड पर रहोगे, ज्यादा रेस्ट करोगे, ज्यादा बोलोगे नहीं और ना ही आप ज्यादा मोबाइल वॉच करोगे, ना टीवी वॉच करोगे। ज्यादा कंसंट्रेशन आपका रहेगा रेस्ट पर। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 डेज या 5 डेज अच्छे से अगर आपने रेस्ट कर लिया तो विद इन 5 डेज आपकी रिकवरी हो जाएगी। और एक बार रिकवरी होने लगे तो आपको लास्ट में एक बार अपना चेस्ट एक्सरे और सीबीसी सीआरपी रिपीट करा लेना चाहिए, ताकि उसमें आपको रेंज पता चल जाए कि वो नॉर्मल पर आ गई है। और दोस्तों जो आपको साथ ही साथ करना चाहिए कि अगर आपको बुखार में ठंड के साथ कपकपी के साथ फीवर आ रहा है और आपको ठंडे ठंडे पसीने आ रहे हैं, तो आप जब भी नहाओ तो आप हल्का गुनगुना पानी से नहाओ, नॉर्मल पानी से नहीं नहाना है आपको, क्योंकि नॉर्मल पानी भी ठंडा करता है, मरीज को परेशान कर देता है। तो आप गुनगुने पानी से जरूर नहाइए और डेली नहाइए, हाइजीन का ख्याल रखिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों इसमें मैं अपने आपको बहुत अच्छे से सारी बातें समझाई हैं कि क्या आपको घरेलू उपचार करने हैं, क्या आपको डॉक्टर्स टैबलेट देंगे, क्या आईवी एंटीबायोटिक्स लेने हैं और साथ ही साथ आपको क्या कॉज है, क्या टाइप्स हैं आपके निमोनिया के। फिर भी दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जरूर से मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।